बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको अपने चैनल यूनिक थॉट्स 786 पर वेलकम करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं बायोलॉजी डिपार्टमेंट का सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस लाहौर में, और पिछले 10 साल से मैं सुपीरियर कॉलेज में अपनी तदरीसी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं। बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 इंटर पार्ट 1 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन मींस कि ये चैप्टर हमें बायोलॉजी के हवाले से इंट्रोड्यूस करवाएगा मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स, और हमें ये बताएगा कि लाइफ क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, लाइफ कैसे सस्टेन की जा सकती है, और लाइफ को कैसे स्टडी किया जा सकता है, नेचर को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम बायोलॉजी की एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि बायोलॉजी वर्ड कहाँ से डिड्यूस हुआ है, कहाँ से प्रोड्यूस किया गया है। तो बायोलॉजी वर्ड इज टेकन फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स. Number one is bios. Bios means life, and the other one is logos. Logos means study. So टोटल इसका मतलब क्या बन गया बेटा? इसका मतलब बनता है द स्टडी ऑफ लाइफ. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. स्टडी ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि जिंदगी के हवाले से हमने जो तमाम स्टडी करनी है, हमारी जिंदगी को समझने के लिए, हमारी जिंदगी इस नेचर में मौजूद है, नेचर को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बहुत ज्यादा कोशिश की है। तो उन तमाम कोशिशों को इस एक सब्जेक्ट के अंदर हमने इकट्ठा कर दिया है, जिसका नाम है बायोलॉजी. तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो कौन से बायो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, नेचर के अंदर कौन से ऐसे नॉन लिविंग पार्ट्स मौजूद हैं जो कि हमारी जिंदगी पर अफेक्ट करते हैं, और उनको एक्सप्लेन करता है कौन? बायोलॉजी एक्सप्लेन करती है. अगर आप गौर करते हैं अपनी लाइफ पर, तो लाइफ में हम देखते हैं कि हम जो है ना वो किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं. तो हम बहुत सारे फिलोसफर्स को फॉलो करते हैं, हम थियोलॉजियंस को फॉलो करते हैं जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स कहलाते हैं. वो हमें लाइफ के हवाले से मुख्तलिफ चीजें बताते हैं. तो बायोलॉजी जो है, बेसिकली बायोलॉजिस्ट जो है, ये लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेके चलते हैं. ये लाइफ को उस इरा से जो डेड लाइफ अब हो चुकी है हमारे लिए, जो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव इरा है, वहां से लेकर आज की लाइफ को, ये तमाम को बयान करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें नॉन लिविंग एलिमेंट्स, वो सारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो कि हमारी जिंदगियों पर अफेक्ट करते हैं, वो सारे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और वो सारी चीजें जो कि हमारी जिंदगियों में परफॉर्म हो रहे हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. अब लाइफ जो है, अगर हम देखें तो ये बड़ी एक कम्प्लेक्स एंटिटी है, एक कम्प्लेक्स बॉडी है, तो जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम ये प्रोड्यूस किया है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड वे में ये परफॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. अब ये लाइफ जो है, ये एक सेल पर भी मुश्तमिल हो सकती है, एक से ज्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है, और बहुत सारे हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन पर हमारी ये लाइफ डिपेंड करती है. और लाइफ जो है वो एनर्जी को यूज भी करती है, एनर्जी प्रोड्यूस भी करती है. हम खाना खाते हैं, वो खाने की से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी नेक्स्ट हमारी बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है. और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, जिनको एज अ होल हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिनको आगे मैं नेक्स्ट हमारे फर्दर लेक्चर्स के अंदर मैं और अच्छे तरीके से इसको बयान भी कर दूंगा. आप लोग पहले भी मैट्रिक में मेटाबॉलिज्म के हवाले से स्टडी करके आए हो. फिर हम ग्रो करते हैं. लाइफ बेसिकली नाम ही ग्रोथ का है. जब हम कोई चीज खाते हैं तो हम एनर्जी उससे प्रोड्यूस करते हैं, उससे एनर्जी जो इस्तेमाल होती है वो हमारे डेली रूटीन के जो हमारे वर्क्स हैं उसमें इस्तेमाल भी की जाती है, और फिर उसके साथ साथ हमारे जो नेक्स्ट ग्रोथ के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है. तो इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे पास, हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे पास 4 सीजन्स मौजूद हैं. उन सीजन्स में गर्मियों का सीजन भी है, सर्दियों का सीजन भी है. गर्मियों के सीजन में हमारी बॉडी किसी और तरह से बिहेव करती है, सर्दियों के सीजन में हमारी बॉडी किसी और तरह से बिहेव करती है. बेसिकली 3 मेन
पर्सपेक्टिव है जिसमें हमारी बॉडी बिहेव करती है। उसमें ऑस्मो रेगुलेशन है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर, देन हमारी जो है ना वो बॉडी थर्मो रेगुलेशन करती है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हीट एनर्जी। फिर हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है, मतलब कि जो वेस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सक्रीट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये तीनों चीजों को अगर मिलाया जाए तो ये हमारी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एंड दैट इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होमियोस्टेसिस। देन लाइफ में अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो वो लाइफ नहीं है, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे अराउंड। क्लासरूम में आप देखें बेटा, आप चेयर्स पे बैठते हैं, आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, आप पेन यूज करते हैं, आप जो है वो बैग यूज करते हैं, आप बुक्स से पढ़ते हैं, तो क्या आपकी बुक्स रिप्रोड्यूस करती हैं? नहीं करती। वाई? बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। और जबकि हमारी बॉडी जो है, हम लिविंग थिंग्स पर मुश्तमिल है, तो हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस करती है। तो 1 से 2 में हमारी बॉडी कन्वर्ट होती है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो इसमें रिप्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं, जो आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे, हम उसके अंदर इंशाल्लाह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे हम। लाइक हम लोग जो है वो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग प्रोटिस्ट की रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लांट्स की रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, फंजाइज की भी पढ़ेंगे, और एनिमल्स की भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इन द कमिंग चैप्टर्स ये तमाम चीजें हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो बायोलॉजी इन तमाम एस्पेक्ट्स को बेटा स्टडी करती है, और इनके ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रखती है बायोलॉजी, और जिसकी वजह से बायोलॉजी हमें इन तमाम एस्पेक्ट को समझने में आसानी देती है। तो हमें ये पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारी जिंदगी क्या है, हम कैसे प्रोड्यूस हुए। तो इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। जैसे बेटा ये तो था एक तारुफ बायोलॉजी के हवाले से कि बायोलॉजी हमें कहाँ कहाँ हेल्प आउट करती है। जैसे बेटा आप लोग 9th की बायोलॉजी पढ़कर आए हैं, तो 9th बायोलॉजी में भी आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से एक टॉपिक पढ़ा था। सेम उसी तरह से बेटे पार्ट 1 की बायोलॉजी के अंदर भी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से एक टॉपिक है। लेकिन ये ब्रांचेस जो है पार्ट 1 की, ये प्रैक्टिकल ब्रांचेस कहलाती हैं, और बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिकल ब्रांचेस हैं। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर आगे चल के आपको बहुत सारी फील्ड्स मिलती हैं जिन पे आप स्टडी करते हो, ठीक है। मुझे कुछ ब्रांचेस जो और ज्यादा अच्छी लगी, जो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं थी, लेकिन आप लोग मैट्रिक में पढ़कर आए हो, मैंने वो भी इसके अंदर कुछ ऐड कर दी हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जिसको सिंपली तौर पर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी आमतौर पर डिस्कस करते हैं। अगर एज अ होल देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी, उसकी आगे नेक्स्ट 2 ब्रांचेस हैं, एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है और एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी है, जिसको आप एनाटॉमी भी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इट्स अ वर्ड टेकन फ्रॉम 2 वर्ड्स, मॉर्फ मीन शेप और फॉर्म, एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जब हम उसको नाम दे देते हैं, दैट मीन्स कि we are going to study about the shape and form of living organisms, but externally हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नली डिस्कस करने से क्या मुराद है? उससे मुराद यह है बेटा कि हम एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो बायफुटेड है, जैसे कि हम लोग हैं, या वो 4 फुटेड है, या सेंटीपीड मिलीपीड में अगर आप देखते हैं तो जिसमें उनकी बहुत सारी लेग्स होती हैं, बहुत सारी बॉडी फॉर्म्स होती हैं, टेट्रापोड्स हैं, तो वो किस तरह के हैं। फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स दे कैन फ्लाई। तो मॉर्फोलॉजी में हमने ये चेक करना है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, कि एक्सटर्नली तौर पर वो कैसे नजर आते हैं। एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी है बेटा। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो कैसे हैं, ठीक है। उन ऑर्गन्स को हम कैसे चेक कर सकेंगे? उनको हम बॉडी को जब हम कट करेंगे, तो कट करने के बाद इंटरनली तौर पर जब हम उन बॉडी ऑर्गन्स को चेक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। लाइक हम हार्ट को देखते हैं, ठीक है, हम स्टमक को देखते हैं, हम जो है ना वो लंग्स को देखते हैं, हम किडनीज को देखते हैं, हम अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखते हैं। सो इसीलिए एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी का नाम दिया जाता है। एना मीन अप टू, एंड टॉमी मीन कटिंग। सो बाय कटिंग हम इन ऑर्गन्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बेटा हमारे पास हिस्टोलॉजी। वर्ड हिस्टोस मीन टिश्यूज, सो हिस्टोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ टिश्यूज।
टिश्यूज में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे उनकी, हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे और कंपोजिशन भी स्टडी करेंगे टिश्यूज की, कि ये जो खास टिश्यू है ये दूसरे से डिफरेंट क्यों है, ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, जो इनमें डिफरेंसिंग पॉइंट्स होंगे हम उनको स्टडी करते हुए हम टिश्यूज को स्टडी करेंगे. सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एंटायरली डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. सो नेक्स्ट ब्रांच है बेटा हमारे पास फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज टेकन फ्रॉम अ वर्ड फाइसिस. फाइसिस मीन नेचर. सो फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं जी, फिजियोलॉजी में हम मुख्तलिफ अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मींस ऑर्गन्स की फंक्शनल मैकेनिज्म को चेक करेंगे कि वो पार्ट हमारे फंक्शन कैसे कर रहे हैं, वो पार्ट हमारे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं. हमारा हाथ मूव करता है, हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स कैसे मूव करते हैं, वो जॉइंट्स किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, कितना वेट बियर कर सकते हैं, कितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे. ओके बेटा. देन वी हैव जेनेटिक्स. Genetics is the word that is taken from Genesis. Genesis means origin. Genetics simple इसका मतलब लें तो it's a study of inheritance. Inheritance क्या है, वो चीजें जो विरासत में हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं. जब भी एक बच्चा पैदा होता है ना तो आमतौर पे घरों में कहा जाता है जी कि इसके नैनक्स जो है ना वो फलां से मिलते हैं तो फलां से मिलते हैं. वो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज हमें बहुत सारी चीजें या उस बच्चे को बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर होती हैं. तो जब सारी चीजें उसको अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही हैं तो उसके अंदर कुछ चीजों में तो वैरायटी प्रोड्यूस होगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसके पेरेंट्स के जैसी होंगी. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल इफ अ ह्यूमन बेबी इज प्रोड्यूस्ड और रिप्रोड्यूस, तो ह्यूमन बेबी है तो ऑब्वियसली उसके तमाम नैनक्स जो है सारी चीजें वो ह्यूमंस की तरह की होंगी. ठीक है जी. तो उसमें बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स के साथ उसकी मिलती जुलती होंगी. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज उसने वो चीजें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं. तो इस ब्रांच में हम स्टडी क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द हेरिडिटी, वेरिएशन, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ये हम कहां डिस्कस करेंगे बेटा, ये हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में वर्ड एम्ब्रियोलॉजी इज टेकन फ्रॉम एम्ब्रियन मींस एम्ब्रियो, development of embryo. So it's a developmental biology. ये स्टडी करता है the development stages of an organism from the fertilized egg, मतलब zygote. zygote को हम fertilized egg भी कहते हैं because zygote is produced when sperm and egg fuse together. Alright. तो fertilized egg से फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट ऑर्गेनिज्म तक जितनी भी चेंजेस परफॉर्म होती हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे कहां, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर. ऑलराइट बेटा. इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्सोनॉमी में. टेक्सोनॉमी is the word that is taken from Texas. Texas mean organization, nomos means law. So in this branch of biology हम बहुत सारे लॉज को ओबे करते हुए ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग्स और क्लासिफिकेशंस करेंगे. ठीक है. और फंडामेंटल लॉ उसमें क्या है, सिमिलैरिटी. फंडामेंटल लॉ टेक्सोनॉमी में क्या है, सिमिलैरिटी. जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं उनका एक तरह का ग्रुप बनाया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में एवेल्युएट कर दिया जाता है. ऑलराइट बेटा जी. तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हैं, साइंटिफिकली उनको नाम देते हैं. ऑलराइट जी. अब देखिए दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस लोग जो है ना वो बोलते हैं. अब हर लैंग्वेज में, हर जुबान में एक ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक कौवा है, वो कौवे को हर जुबान में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है. तो कोई एक नाम तो उसका ऐसा होना चाहिए ना जो कि सारी दुनिया में एक जैसा हो. ठीक है. तो ये टेक्सोनॉमी की जो ब्रांच है ये बेसिकली इसलिए काम करती है. ओके बेटा. इसके बाद फिर अब हमारे पास है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मीन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब स्लो चेंजेस, वक्त के गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां जो रूनुमा होती हैं. तो ये वो ब्रांच है दैट स्टडी अबाउट द चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय व्हिच दे चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कि जिससे वो चेंज होते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ.
तो वो तमाम जो चेंजेस स्टडी करेंगे वो हम किसमें करेंगे, वो हम एवोल्यूशन में करेंगे। देन वी हैव पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बेटा, हमारी लाइफ को समझने के लिए हम पैलेंटोलॉजी के बगैर समझ ही नहीं सकते। पैलेंटोलॉजी इज द वर्ड दैट इज टेकन फ्रॉम पैलेओस मींस एंशिएंट एंड ऑन्टो मींस लिविंग बीइंग्स एंड लॉजी मीन टू स्टडी। सो मींस के एंशिएंट जो ऑर्गेनिज्म थे जो आज मौजूद नहीं है, लाइक डायनासोर्स हैं जो आज मौजूद नहीं है, बट प्लेनेट अर्थ के ऊपर इनका वजूद हमें इनके ढांचों की सूरत में नजर आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब मौजूद थे, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर, तो वो हमें तब पता चलेगा जब हम इनके फॉसिल्स को स्टडी करेंगे। फॉसिल्स आर वर्ड, fossils are dead remains of the living organisms or impressions of the living organisms, those are preserved in rocks, all right। तो fossils कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से चले गए, मर गए, तो उनके जो डेड रिमेन्स हैं, डेड रिमेन्स हमारे पास जो मौजूद हैं, जो कि हमें मिलते हैं कहां से, मुख्तलिफ किस्म की रॉक्स से, तो उनको स्टडी करके हम उन ऑर्गेनिजम्स के हवाले से जान पाते हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स या ये जो डेड रिमेन्स हैं, ये प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स के भी हो सकते हैं। अगर ये प्लांट्स के हैं तो इसको हम पैलियोबॉटनी का नाम देते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज पैलियोबॉटनी। देन अगर ये फॉसिल्स एनिमल्स के हैं तो इसको हम पैलियोजोलॉजी का नाम देते हैं। ऑलराइट जी। प्लांट्स के और एनिमल्स के फॉसिल्स को आमतौर पर डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीकेकार होता है कि प्लांट्स के इंप्रेशंस होते हैं, अक्स होते हैं बेटा, और एनिमल्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो डायरेक्टली फॉसिल्स होते हैं। ऑलराइट जी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी जू जियोग्राफी की तरफ। जू जियोग्राफी, जोस मीन एनिमल्स, जियो मीन अर्थ, ग्राफिन वर्ड टू राइट। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे इस जमीन पर मौजूद हैं, जैसे अक्सर आप लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये फलां जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये इस तरह के इलाकों में पाया जाता है। कैंगरूज आप देखते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसे इलाकों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वो उनकी एक निशानी बन गई है, ठीक है। फिर आप सिट्रस फ्रूट देखते हैं, तो सिट्रस फ्रूट्स के लिए पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया टुवर्ड सरगोदा वाला एरिया बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है। देन आप वीट के लिए, गंदम के लिए, चावल के लिए एरिया देखते हैं पाकिस्तान का, तो वो हासिलपुर और भावलनगर वाला ये जो एरिया, ये बहुत ज्यादा मशहूर है। मैंगोस के लिए आप पाकिस्तान का एरिया देखते हैं तो मुल्तान इसके लिए बहुत मशहूर जो है ना वो सिटी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपॉन अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम जू जियोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। और जू जियोग्राफी है, जब वर्ड इसका नाम है बेटा जू, तो दैट मीन्स कि हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या, एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये अब एंटायरली जो पार्ट 1 की बायोलॉजी है हमारी, ये उसकी ब्रांच है बेटा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज दैट बायोलॉजी दैट डील्स विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेल एंड ऑर्गेनेली एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो जब उसका नाम ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर उसको स्टडी करते हैं कि ये सेल जो है किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स की रेशियो ज्यादा है। ऑलराइट। देन माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वी हैव बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआस, वायरसेस, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, ये सारे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन माइक्रोबायोलॉजी। Then we have marine biology. Marine biology बेटा, marine life, वो लाइफ जो ओशन और सीज के ऊपर मुश्तमिल है। वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, ना सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करने वाले फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे हम इस मैराइन बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक मैराइन बायोलॉजी, एक फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में क्या है, इसमें फ्रेश वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस किया जाता है, लाइक रिवर्स, लेक्स, उनके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स। फ्रेश वाटर बॉडीज जो है, देखिए जो मछलियां, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं, जो इन फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे, और वो जो मैराइन वाटर के अंदर मौजूद हैं, क्या उनकी बॉडी सेम होगी? नो, उनकी बॉडी सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के
फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उस इलाके की डिफरेंट है। चूंकि फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उस इलाके के डिफरेंट है, इसलिए मेराइन बायोलॉजी और फ्रेश वाटर बायोलॉजी को हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसके स्टडी से हमें यह पता चलेगा कि मेराइन एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, और फ्रेश बायोलॉजी के लिए कौन कौन से जो है वो फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट बेटा, इसके बाद हम चलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ। जब हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो उसके नाम से जाहिर है बेटा, इसका हम इस बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। उसमें खास तौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। लाइक बेटा, आज आप देखें कि ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। ऑटोमोबाइल्स के बहुत ज्यादा होने की वजह से, इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो जाने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट क्रिएट हुए हैं। तो ये हमें बैड इंपैक्ट्स का कैसे पता चलता है, ये हमें किसने बताया? ये हमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी ने बताया। ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं जी पैरासाइटोलॉजी की तरफ। तो पैरासाइटोलॉजी में बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरासाइट्स। और इसमें हम क्या पैरासाइट्स का डिस्कस करेंगे? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम पैरासाइट्स की डिस्कस करेंगे। दीज आर स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट। स्ट्रक्चर मींस कि वो पैरासाइट बना किससे हुआ, कैसे बना हुआ है, उसकी बॉडी फॉर्म क्या है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कैसे हो रहा है। लाइक आपने 9th की बुक में प्लाज्मोडियम के हवाले से पढ़ा है, उसमें आपको पता है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के स्लाइवा में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है। एंड व्हेन दैट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट एन हेल्दी पर्सन, ठीक है, जब वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो वो अपने सलाइवा के जरिए हेल्दी पर्सन के बॉडी में, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम ट्रांसफर कर देती है। सो ये उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। लाइफ हिस्ट्रीज हम ये देखते हैं कि ये जो पैरासाइट है ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये कहां से ओरिजिनेट होता है, कौन सी वजूहात हैं इसके पैदा होने की। देन होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो पैरासाइट है इसका अपने होस्ट के ऊपर रिलेशनशिप क्या है, ये क्या करता है, क्या ये एक्यूट टाइप की डिजीजेस कॉज करता है या माइल्ड अटैक करता है, या कुछ हमारे पास ऐसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो हमें ये होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप में ये हमें जानना है कि ये कैसे हमारी बॉडी के साथ एक्ट करेगा। लाइक हम प्लाज्मोडियम के बारे में जानते हैं। प्लाज्मोडियम जो है ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज कर देता है। ठीक है बेटा, तो पैरासाइटोलॉजी में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी बेटा ये बहुत ह्यूज ब्रांच है बायोलॉजी की, बिकॉज इट्स रिलेट्स विद द ह्यूमन, और ह्यूमन की एक्टिविटीज के साथ ये रिलेट करती है। तो इस बायोलॉजी में बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमारा फॉर्म क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी के कौन से हिस्से कैसे फंक्शन कर रहे हैं। व्हाट्स आर हिस्टोलॉजी, मतलब कि हमारी जो टिश्यूज की अरेंजमेंट है, टिश्यूज का स्ट्रक्चर है वो क्या है। व्हाट्स आर एनाटॉमी, हमारी एवोल्यूशन कहां से हुई, हमारे जेनेटिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। व्हाट्स आर सेल बायोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द ह्यूमन, कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल कहा जाता है ह्यूमन को, ह्यूमन कैसे अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में जिंदा रहता है। तो वो सारी चीजें हम बेटा स्टडी करते हैं इसमें ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। देन वी हैव सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी के नाम से जाहिर है बेटा ह्यूमंस की सोशल एंड कम्युनल लाइफ, आर सोशल बिहेवियर, हाउ वी इंटरेक्ट विद आवर अदर नेबर्स, विद आवर अदर फेलो बीइंग्स, एंड व्हाट इज आवर कम्युनिटी लाइफ, कि कम्युनिटी लाइफ में हमारा क्या रोल है, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बेटा हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं कहां, सोशल बायोलॉजी के अंदर। Then the last one we have biotechnology. Whenever technology relates with biology, that means all the technological work that we are doing in biology, कि बायोलॉजी के साथ जब हम टेक्नोलॉजी को मिला के तमाम टेक्नोलॉजिकल वर्क जो हम बायोलॉजी में कर रहे हैं वो सारी चीजें हम कहां डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी ब्रांच आप जानते हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की हैं। लाइक हमने वैक्सीन्स प्रोड्यूस की हैं, ठीक है बेटा, हमने इंसुलिन बनाई है। तो ये सारा का सारा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सिस्टम्स
उनके प्रोसेसेस, ठीक है, और उनको इस्तेमाल करते हुए हम उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स, मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन। देन हम सर्विस इंडस्ट्रीज में लाइक डॉक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, लाइक मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज हैं, हम उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। सो ऑल द technological work that we are done in the field of biology, that is going on or we are going to study in biotechnology. तो ये बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक था। जब भी हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ाते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम एक्टिविटीज को कवर करते हैं। तो इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं आपको करवाता चला जाऊं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें हम आज का टॉपिक हम छोटा सा कवर करेंगे। मेरा ये फर्स्ट चैप्टर जो होगा बेटा, ये मैं 4 पार्ट्स में कवर करूंगा, मींस के 4 लेक्चर्स में आपके पास ये अवेलेबल होगा। बायो एलिमेंट्स, वी हैव सो मेनी एलिमेंट्स, जैसे कि नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन उन 92 एलिमेंट्स में सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि पूरी लाइफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इस नेचर में मौजूद हैं, उनकी पूरी की पूरी बॉडीज वो इन 16 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अब ये 16 एलिमेंट्स यूं ही समझ लें कि ये 16 अल्फाबेट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के, और ये 16 अल्फाबेट्स पर उनकी लाइफ मुश्तमिल है। किसी में एक ज्यादा तो किसी में एक कम, तो ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस में ये इस्तेमाल होते हैं ये 16 एलिमेंट्स। और ये 16 एलिमेंट्स जो हैं ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इन्हीं पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज जो है वो फार्मुलेट होती हैं। इन 16 एलिमेंट्स में बेटा 6 वो एलिमेंट्स हैं जो जिनको हम कॉमन बायो एलिमेंट्स कहते हैं। दोज अकाउंट फॉर 99%, मतलब कि इन 16 एलिमेंट्स में से 6 ऐसे हैं जो कि 99% हैं, और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं वो अराउंड 1% वो कहलाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा है जी ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट 65%। देन वी हैव कार्बन, इट इज अबाउट 18%। देन वी हैव हाइड्रोजन, इट इज ऑफ 10%। देन वी हैव नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, एंड फास्फोरस only 1%. So these are the 6 bioelements that account for 99% of our body. So then we have 6 bioelements. Again we have 6 bioelements. Those account for around 1%. और उनमें कौन कौन से हैं जी? उनमें हमारे पास next we have potassium 0.35%, sulfur 0.25%, chlorine 0.15%, sodium 0.15%, magnesium 0.05%, iron 0.004%। ये वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, ये वो 6 माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि अराउंड 1% जो है वो कैलकुलेट होते हैं। और फिर 4 एलिमेंट्स हमारे पास, 4 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंतहाई कम है, इतने कम है कि इनकी परसेंटेज भी नहीं है और इनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसमें कौन कौन से हैं जी हमारे पास? कॉपर, जिंक, मैंगनीज एंड आयोडीन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में लिखते हुए मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, तो ये आपने याद रखना है, मैग्नीशियम माइक्रो एलिमेंट है और मैंगनीज जो है ये ट्रेस एलिमेंट है। अब इसके हवाले से बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनके परसेंटेजेस और नाम आपको सबको याद होने चाहिए। तो 4 क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं बोर्ड में, और अक्सर देखा गया है, अगर आप अपने 5 इयर्स पेपर उठा के देखें तो उसमें अक्सर देखा गया है कि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड परसेंटेजेस ऑफ कॉमन बायो एलिमेंट्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें कॉमन बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? हमने 16 बायो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उसमें 6 बायो एलिमेंट्स वो हैं जो कि कॉमन है, दोज अकाउंट फॉर 99%। तो इसमें आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं और उनकी परसेंटेजेस लिखनी है। ऑलराइट बेटा। देन सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड परसेंटेजेस ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स। जब बेटे हम माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर इसमें हमारा जो कंसर्न होता है वो 6 एलिमेंट हैं, दो अकाउंट फॉर लेस देन 1%, जिसमें कौन से हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड आयरन है। तो ये 6 एलिमेंट है हमारे पास। तो आपने इनका नाम भी लिखना है और इनकी परसेंटेजेस भी लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन है जी, राइट द नेम्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। तो ट्रेस एलिमेंट आपको पता है हमारे पास देयर आर 4 ट्रेस एलिमेंट्स लाइक कॉपर, जिंक, मैंगनीज एंड आयोडीन। ऑलराइट जी।
तो ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं बेटा, जिसके बारे में पूछा जाए आपने सिर्फ उन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं और उन्हीं की आपने परसेंटेजेस लिखनी है। अब ट्रेस एलिमेंट्स की कोई परसेंटेजेस नहीं है तो उनके नाम के साथ आप ट्रेस लिख सकते हैं। कई दफा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल बायो एलिमेंट्स, तो आपने तमाम बायो एलिमेंट्स के नाम लिखने होते हैं, जिसमें 16 के आपने नाम लिखने होते हैं, और अगर उन्होंने परसेंटेजेस भी पूछी हो तो आप परसेंटेजेस भी लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आज के हमारे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमने 2 टॉपिक कवर किए, जिसमें नंबर 1 हमने इंट्रोड्यूस करवाया बायोलॉजी की ब्रांच को अपनी स्टडीज के अंदर, कि बायोलॉजी की ब्रांच क्या होती है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनको हमने स्टडी किया। बेटा इसमें इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं आपके लिए, वो है पैलेंटोलॉजी, देन वी हैव एनवायरमेंटल बायोलॉजी, देन पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, मेराइन और फ्रेश वाटर बायोलॉजी का अक्सर क्वेश्चन इकट्ठा आता है। तो ये कुछ वो जो है वो ब्रांचेस हैं जो कि ज्यादातर पूछी गई हैं बोर्ड के पेपर्स के अंदर, 5 ईयर पेपर्स के अंदर। और देन सेकंड टॉपिक था हमारा जो कि हमने स्टार्ट किया लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें बायो एलिमेंट्स के हवाले से हमारा टॉपिक था। तो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, उसमें हमने देखा कि कॉमन बायो एलिमेंट्स हैं, दोज अकाउंट फॉर 99%, ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99%। देन बाकी में हमारे पास 6 माइक्रो एलिमेंट्स हैं और 4 ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक था। इसके हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हों, तो मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक थॉट्स 786, वहां पर आके मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां पर मेरा नंबर भी गिवन होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस का इंशाल्लाह वो खातिर खा उसकी भी मैं जवाब दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आपको तमाम हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। ठीक है, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।